हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 24-25 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो इशू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, सॉरी पेज नंबर हम नहीं, ये 24 जनवरी की न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये नेताजी की जो जयंती बनाई गई है, बोस जयंती जिसे कार्यक्रम को नाम दिया गया है, तो 125वीं जयंती मनाई गई है कलकत्ता के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके लिए प्रोग्राम भी किया गया था। ये पिक्चर देख सकते हैं, ममता बनर्जी CM है वेस्ट बंगाल की, और यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं साथ में। तो ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी इसमें बताई हैं कि नेताजी को देश नायक की जो उपाधि है, या देश नायक किसने कहा था नेताजी को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को, तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इनको देश नायक की उपाधि दी थी नेताजी को। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ न्यूज़ इसके लिए इसके संबंध में आई थी। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेन का नाम भी नेताजी के नाम पे रख दिया गया है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो कौन सी ट्रेन है जिसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये न्यूज़ है, यहाँ पे BCC की अध्यक्ष इनको बना दिया गया है। इनका नाम है गीता मित्तल जी। तो BCC क्या है यहाँ पे? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, यानी कि जो भी चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, आप TV और इन चैनल्स पे देखते हो आप, तो वहाँ पे कोई कंटेंट को यदि आपको उसके लिए कंप्लेंट करनी है तो उसके लिए काउंसिल है जिसको BCC का नाम दिया जाता है। ये एक परिषद है। तो यहाँ पे नई जो अध्यक्ष बन करके आई हैं, तो इनका नाम है यहाँ पे जस्टिस गीता मित्तल। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, गीता मित्तल जी की पिक्चर है यहाँ पे ये। और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की ये पूर्व मुख्य जस्टिस भी रह चुकी हैं, यानी कि चीफ CJ बोल सकते हैं हमने, CJ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रह चुकी हैं ये जस्टिस गीता मित्तल। तो इनको अभी BCC का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। ये बात की जा रही है, ये बहुत ही फेमस लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कांग्रेस पार्टी में आप देखते होंगे इनको, अच्छे लीडर भी हैं, एक वक्ता भी हैं एक अच्छे। तो इनका नाम है सिंघवी साहब। इनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है इनके द्वारा, और एक जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है, तो उनके एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनका नाम है खगेश गौतम। तो खगेश गौतम साहब और अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने किताब लिखी है। इस किताब का नाम पता होना चाहिए आपको, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स। तो ये किताब का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एटलीस्ट आप ये जो फर्स्ट लाइन है इसको जरूर याद रखिएगा, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स, यानी कि जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसके संबंध में ये बता रही है किताब। कुछ इसमें होगा डिटेल, तो आप यहाँ से समझिएगा, इमरजेंसी पावर्स से इसको याद रखिएगा। ये अभिषेक मनु सिंघवी और खगेश गौतम साहब ने मिलकर के इस किताब को लिखा है, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है इसलिए ये बुक। ये यहाँ पे न्यूज़ है सिंगापुर की। तो सिंगापुर में क्या किया गया है, हवा से बना दिया है यहाँ पे पानी। ये बात की जा रही है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ता हैं यहाँ पे। इन्होंने एक पदार्थ है, वो पदार्थ बनाया है, इसका नाम है अल्ट्रा लाइट एयरगेल। अल्ट्रा लाइट एयरगेल पदार्थ बनाया है, जिसके द्वारा ये हवा से पानी बनाने की यहाँ पे दावा किया है, बात की है। ये बताया कि हवा से पानी बना सकता है ये पदार्थ, अल्ट्रा लाइट एयरगेल पदार्थ का नाम याद रखिएगा। तो ये जो रिसर्च है इनकी, ये शोध है, ये साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है। ये एक बड़ा जर्नल है साइंस एडवांस, जहाँ पर कि इसको प्रकाशित किया गया है। तो शोध के मुताबिक बताया गया है कि करीब 1 किलोमीटर के वायु मार्ग से 17 लीटर पानी बनाया जा सकता है। यानी कि जो वायु मार्ग है 1 किलोमीटर का, हम यदि बात करते हैं उसकी लेंथ में, उसकी डिस्टेंस में, तो उस 1 किलोमीटर के मार्ग से 17 लीटर पानी बनाया जा सकता है। किस पदार्थ का प्रयोग करते हुए? अल्ट्रा लाइट एयरगेल पदार्थ का प्रयोग करते हुए। तो ये यहाँ से न्यूज़ आ रही है, अच्छी न्यूज़ है साइंस एंड टेक के लिहाज से। ये बात की जा रही है, मंगोलिया के PM है। मंगोलिया एक देश है। मंगोलिया देश आपको पता होगा, सेंट्रल एशिया जो कंट्री है उसके पास में मंगोलिया है, मतलब कि कहीं ना कहीं चाइना के आसपास लगता हुआ ये देश है। सेंट्रल एशिया में नहीं आता है, लेकिन उनके आसपास ये देश है मंगोलिया। तो उनके PM ने भी इस्तीफा दे दिया है। PM का नाम है यहाँ पे खुरलसुख उखना ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। तो ये इनका नाम है, मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं खुरलसुख उखना ने। राजधानी उलान बतार
नाम भी याद रखिएगा, मंगोलिया की राजधानी है उलान बतार। तो यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये बात की जा रही है ड्रैगन की, यानी कि चीन की। तो यहाँ पे चीन बाज नहीं आ रहा है, इसको ड्रैगन बोला जाता है। हिंद महासागर का नक्शा ये बता रहे हैं, चीन के टोही जहाज यहाँ पे अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीली रेखा बताई है, ये है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये जो येलो कलर की लाइन जो है ये बता रहे हैं यहाँ पे, और सफ़ेद रेखा है हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में विभिन्न देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वाइट रेखा जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है चाइना, साउथ चाइना सी में अलग अलग देशों के, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भारत के भी हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। ये श्रीलंका वाला पार्ट आ जाता है फिर। तो चीन यहाँ पे अपनी हरकतों के चलते बार बार इशू क्रिएट करता रहता है, तो उसको लेकर के कुछ यहाँ पे बताया गया है, ये इसको मार्क किया गया है। तो आपको एक ज्योग्राफी में बेसिक आइडिया होना चाहिए कि साउथ चाइना सी कहाँ पे बात की जा रही है, ये किस प्रकार से है, हिंद महासागर के कौन से एरिया, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी कौन कौन से एरियाज़ के तहत ये आता है। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, तो बस बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए लोकेशंस को लेकर के, क्योंकि सवाल पूछ ही ले जाते हैं। ये न्यूज़ है आज की, यानी कि 25 जनवरी की, पेज नंबर 1 पर न्यूज़ है ये। तो ये बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी न्यूज़ है। आधे से ज़्यादा बांध हुए हैं बूढ़े, यानी बांधों के बूढ़े होने को लेकर के रिपोर्ट जारी की है। आपको पता है किसी भी चीज़ की वैलिडिटी होती है, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं बल्ब है, जैसे कोई बल्ब जो बनाया जाता है, जो लाइट हमको देता है बल्ब, हम घरों में लगाते हैं, उसकी भी एक लाइफ होती है। उस पर आप देखिएगा कभी कि 1000 घंटे, 500 घंटे, तो इसकी लाइफ है ये। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 500 घंटे पूरे होते ही खत्म हो जाएगा, नहीं। ये एक एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी बताई जाती है कि इतनी उसकी होती है, उससे पहले भी खराब हो सकता है, उसके बाद भी खराब हो सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है कि ये बात की जा रही है डैम्स की। तो डैम्स के भी, इसकी भी एक लाइफ होती है, यहाँ पे 50 साल, 100 साल, अलग अलग इनकी होती है, किस प्रकार से बांध बनाया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा समेत 7 देशों में ऐसा अध्ययन किया गया है कि जहाँ पर आधे से ज़्यादा बांध बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि उनकी मयाद, उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन उनको लेकर के कोई सुध नहीं ले रही है सरकार। और जब यदि ये बांध टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं बांध, क्योंकि इनके आसपास काफ़ी ज़्यादा एरिया डेवलप हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बस्तियाँ बस जाती हैं, काफ़ी गांव होते हैं इनके पास, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब इस प्रकार से बांध टूटते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए आप, 1979 में गुजरात का मोरबी बांध टूटने से 5000 लोगों की मौत हो गई थी। 1979 में भारत का मच्छू बांध टूटने से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई थी। और 2010 में भारत नेपाल सीमा पर कोसी नदी पर बांध टूटा था, तब भी हजारों लोग बेघर हो गए थे। तो इस प्रकार की फिर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इस प्रकार की रिपोर्ट कि इसको लेकर के सुध लेनी चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट्स को। तो यहाँ पे यूएन की एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट अभी जारी की गई है, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट जारी की गई है यूएन के द्वारा। तो ये कनाडा के एक संस्थान के साथ मिलकर के बनाई गई है ये रिपोर्ट। तो इसीलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस प्रकार की रिपोर्ट, क्योंकि ये बहुत ही बेहद सेंसिटिव मुद्दा है और मतलब इसकी ओर ध्यान ही नहीं है सरकार, मतलब जागरूक नहीं है इसको लेकर के, एक्टिव नहीं है सरकार कि इनको भी मतलब टाइम पे किस प्रकार से रिपेयर करना है। मतलब नए जब वैलिडिटी खत्म हो रही है तो नया बांध आप तैयार कीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं अगर हम भारत देश की बात करें तो। अब ये बात की जा रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही खास परियोजना है, राजस्थान से जुड़ाव है इस परियोजना का। डेडिकेटेड का मतलब है कि पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से प्रभावी तरीके से फ्रेट के ऊपर ध्यान देना यहाँ पे। तो मतलब फ्रेट मतलब जो माल भाड़ा होता है उसको ले जाने का काम यहाँ पे होगा। इस प्रकार का एक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। राजस्थान से निकलता है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फ्रेट कॉरिडोर। ये देखिए, इसमें अभी 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसमें 2 आर्म्स बताई जा रही हैं। पहली है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट होता है साहनीवाल लुधियाना पंजाब से और धनकुनी वेस्ट बंगाल में जाकर के खत्म होता है। इसकी लेंथ आप देखिए 351 किलोमीटर लंबा ये है, ये आप देख सकते हैं ये जो कॉरिडोर है। अब इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, द वर्ल्ड बैंक इसकी फंडिंग कर रहा है EDFC की, यानी कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है पंजाब से वेस्ट बंगाल तक, इसकी फंडिंग कर रहा है वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसके तहत ये है EDFC रूट, कोल माइंस, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्री, ये सारी की सारी इसके तहत आएंगी।
तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ आप स्टेट भी देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। अब आप देखिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सबसे लंबा फ्रेट कॉरिडोर है अभी तक का ये। तो ये है 1500 किलोमीटर लंबा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये दादरी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, यहाँ तक जाएगा ये पोर्ट। इसके अंदर कई सारे पोर्ट्स भी इसके अंदर आएंगे, राजस्थान जैसे के अंदर आता है। देखिए आप, ये देखिए राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य इसके तहत आएंगे। तो ये राज्य आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबा अभी तक का ये फ्रेट कॉरिडोर है। और इसकी जो इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है। इसका जीका जो है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी इसकी फंडिंग कर रही है। यहाँ पे कौन कर रहा है? ईस्टर्न वाले पार्ट में तो वर्ल्ड बैंक इसकी फंडिंग कर रहा है, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो जीका इसकी फंडिंग कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपको एक आइडिया इनका होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कौन कौन इसकी फंडिंग कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जीका वैसे भी राजस्थान के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट करता रहता है, तो जीका आप समझिए, थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा इसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लुधियाना पंजाब से, ये ईस्टर्न वाला है, ये इस प्रकार से जा रहा है। यहाँ पे धनकुनी वेस्ट बंगाल के अंदर जा रहा है ये कॉरिडोर, 351 किलोमीटर मैंने आपको बताया था। ये यहाँ से उत्तर प्रदेश के दादरी से जा रहा है, फिर यहाँ तक पूरा मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जा रहा है। ये 1500 किलोमीटर है, और ये है 351 किलोमीटर, ये फ्रेट कॉरिडोर है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इनका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये जो फ्रेट कॉरिडोर दिखा रखे हैं, ये आने वाले समय में इनको डेवलप किया जाएगा। अभी इनके ऊपर कोई कुछ भी मतलब एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा है इनको लेकर के। तो ये जो लाइंस आपको दिखा रखी हैं, तो ये आने वाले समय की बात है, मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं एक प्रकार से। रेड कलर जो आपको दिखाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। ये बात की जा रही है, मैं आपको आई थिंक ये शायद चौथी या तीसरी बार आपको न्यूज़ बता रहा हूं ताकि आपको रट जाए। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास वायु सेनाओं के बीच हो रहा है, भारत और फ्रांस की, जोधपुर के अंदर। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। राजस्थान में है, इंटरनेशनल मतलब एक इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, युद्ध अभ्यास हो रहा है ये जोधपुर के अंदर, तो इसीलिए बेहद खास हो जाता है। याद जरूर कर लीजिएगा, डेजर्ट नाइट 21। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन क्या हुआ है, उत्तराखंड के अंदर एक दिन का सीएम, आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी अनिल कपूर साहब की, मेरे को मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर वो एक दिन के सीएम बने थे, जिसमें कि अमरीश पुरी साहब के साथ वो इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद फिर वो एक दिन के सीएम बन जाते हैं और बहुत कुछ उथल पुथल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी घटना से लेकर के एक एग्जाम्पल क्रिएट किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। तो उत्तराखंड ने क्या किया है, एक दिन का सीएम बना दिया है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी ये एक फीमेल है, ये आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर, इनको एक दिन का सीएम वहां पे बना दिया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। तो अच्छी बात है, बेहद ही खास बात है, मोटिवेट करती है ये इस प्रकार की चीजें करना। अब आप मुझे बताइए उत्तराखंड के सीएम का नाम और वहां के राज्यपाल का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। ये बात की जा रही है बांडी नदी की, तो बांडी नदी में मिट्टी डालकर हो रही आवाजाही की बात की जा रही है। बांडी नदी बात की जा रही है, अजमेर में अनार सागर से फौज सागर को जोड़ने वाली नदी है ये बांडी नदी, जो कि सूखती नजर आ रही है, इसकी बात की जा रही है। अच्छा, मैं आपको बांडी नदी दो बता चुका हूं, एक बांडी नदी तो अजमेर में हो गई अनार सागर से फौज सागर के बीच, मैंने आपको एक और बांडी नदी बताई थी, उसके बारे में मेरे को बताइए वो कहां से कहां बहती है बांडी नदी। ये आपको मैंने अजमेर के अंदर बता दी है, अनार सागर से फौज सागर को कनेक्ट करती है। एक और मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहां बहती है। ये बात की जा रही है पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल में न्यूज़ बात की गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा हर संधि से सर्वोपरि है, यानी कि ये बताया गया है कि कोई भी ट्रीटी इंटरनेशनल जो होती है उस पे सबसे सर्वोपरि बताया गया है राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के। तो यहाँ पे एक ट्रीटी की बात की जा रही है, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसका नाम याद रखिएगा, बेहद ही खास ट्रीटी है। ये ट्रीटी साइन की गई थी 20 सितंबर 2017 को, याद रखिएगा 2017 को साइन की गई थी, TPNW से बोलते हैं शॉर्ट में, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसके जो सिग्नेटरीज हैं जिन्हें इसको साइन किया था वो थे 86, आप समझ सकते हैं तकरीबन 200 देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें से 86 देशों ने इसको साइन किया था। इसकी इफेक्टिव जो डेट है वो बताया गया है 22 जनवरी 2021 से ये प्रभावी हो गई है TPNW।
ये डेट भी आप याद रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि 22 जनवरी 2021 मतलब इसी साल की बात हो रही है, तो करंट की न्यूज़ है ये। अब यहाँ पे देखिए आप, इस ट्रीटी को भारत, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान जैसे देशों ने साइन नहीं किया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं ये देश, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, भारत अपना देश। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत ने इसको साइन किया है या नहीं किया है। तो भारत ने इसको साइन नहीं किया है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो जापान के 2 शहर हैं, जापान के 2 शहरों में 1945 में अमेरिका ने क्या कराए थे, बम गिराए थे। उन शहरों के नाम आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा व नागासाकी। ये 2 शहर हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। 1945 में बम गिराए थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है ये सारी की सारी। तो ये ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्यों लाई गई है, ताकि जो न्यूक्लियर है उसका एनरिचमेंट, जो हम परमाणु बम बनाने के लिए या ऐसी कोई भी सामग्री हम बनाने के लिए जो करते हैं, उसको वो देश यदि साइन कर लेगा तो ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। यानी कि परमाणु संबंधी जो भी वेपन्स हैं उनको डेवलप नहीं किया जाएगा उन देशों के अंदर, यदि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स साइन कर ली जाती है। तो इसीलिए बताया गया है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको कि पड़ोसी देशों से खतरा है, तो यदि वो इस प्रकार की ट्रीटी साइन कर लेंगे और उनके ऊपर फिर इस प्रकार का संकट मंडराता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो परमाणु जैसे बम बनाना, वेपन्स बनाना, ये एक डिटरेंस भी क्रिएट करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। पाकिस्तान बोलता है कि हमने कुछ ऐसा डेवलप किया है, तो भारत ने भी कुछ ऐसा डेवलप किया है, तो कहीं ना कहीं डिटरेंस भी क्रिएट होता है। ज़रूरी नहीं कि उनका यूज़ ही किया जाएगा, लेकिन एक प्रभाव जमाने के लिए ये एक डिप्लोमेसी होती है कि इस प्रकार से प्रभाव जमाया जाता है। मतलब साइकोलॉजिकली बोलते हैं ऐसे हम कि भाई भारत के पास भी दमखम है, पाकिस्तान ऐसा ना सोचे या चाइना ऐसा ना सोचे कि हम इसको दबा लेंगे या इनको मतलब बहुत सस्ते से सिलटा देंगे, इनको बोल सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ये ट्रीटी लाई गई है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे, 1970 में परमाणु अप्रसार संधि भी लाई गई थी, जो कि प्रभावी है। तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि जब 1970 में परमाणु अप्रसार संधि आप लेकर के आए थे, तो इसकी क्या जरूरत आन पड़ी TPNW की, क्योंकि ये भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। मतलब ये जो ट्रीटी है TPNW, इसमें बड़े बड़े देश भी इससे कतरा रहे हैं। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, वो भी इसके खिलाफ हैं कि इस प्रकार की ट्रीटी साइन करने के खिलाफ हैं वो भी। तो इसकी क्या जरूरत आन पड़ी 1970 में, जब परमाणु अप्रसार संधि लागू की गई थी दुनिया के अंदर। अब ये आपको पता होना चाहिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। किस वर्ष किया था? 1974 में। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस समय, तो ये पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। तो ये आपको ईयर पता होना चाहिए, लेकिन ये सक्सेसफुली नहीं हो पाया। 1998 में पहला सक्सेसफुल परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी उस समय, तब किया गया था। ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है भारतीय रिजर्व बैंक बैड बैंक की अवधारणा पर कर रहा है विचार। तो बैड बैंक की अवधारणा पर विचार किया जा रहा है। ये क्या मामला है? इससे पहले बैड बैंक के बारे में रघुराम राजन साहब ने भी बात की थी जब ये गवर्नर थे, लेकिन अब जो शशिकांत दास साहब हैं वो भी इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को मतलब लाया जाना चाहिए, इस प्रकार के प्रोविजन किए जाने चाहिए। तो पहला बैड बैंक की यदि हम बात करें, यहाँ पे देखिए आप, ये है पहला बैड बैंक। 1988 में अमेरिका में बनाया गया था इसको, मेलन बैंक। अमेरिका में मेलन बैंक ने ऐसा गठित किया था बैड बैंक के नाम से 1988 में अमेरिका में। ये किया क्यों जा रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो दिवालिया होने के कगार पर जब खड़े होते हैं ऐसे कॉमर्शियल बैंक, तो उनके लिए संकट मोचक बन सकता है बैड बैंक, उनको सपोर्ट कर सकता है ये बैंक, क्योंकि इस वाले बैड बैंक में वही बैंक शामिल किए जाएंगे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, जो कि जिनके की ऋण अभी चुकाए नहीं गए हैं। तो उनको लेकर के इस प्रकार के बैंक के डेवलपमेंट की बात चल रही है, ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके, उनके लिए अलग से पॉलिसी डेवलप किया जा सके, क्योंकि अभी तक सारे ही बैंक्स एक साथ काम करते हैं। तो यदि बैड बैंक में इसको डाला जाएगा तो इनको लेकर के प्रभावी पॉलिसी अलग से बनाई जा सकेंगी। तो ये सारी की सारी बात चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि संकट मोचक बनेगा बैड बैंक, ये साबित होगा नया संकट। तो इसके ऊपर ये डिस्कशन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि ये पता तभी लगता है, आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ के नई पॉलिसी की प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको ये देखा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता किसी चीज़ के कॉन्स होंगे ही नहीं, लेकिन यदि किसी चीज़ के प्रॉस ज़्यादा यानी कि उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है,
तो वो चीज़ को लागू किया जाता है। यदि किसी चीज़ के नुकसान बहुत ज़्यादा है, फायदे कम है, तो उसको लागू नहीं किया जाता है। ये सिंपल सी एक अवधारणा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ के नुकसान नहीं होंगे या फायदे नहीं होंगे। दोनों ही चीज़ होती हैं, बस कम और ज़्यादा का फर्क देखा जाता है, तब जा करके ये पॉलिसी डेवलप की जाती हैं, इंप्लीमेंट की जाती हैं, एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। ये बात की जा रही है एम्फेक्स की, AMPHEX, एम्फेक्स 21। ये एक युद्धाभ्यास है, नौसेना का युद्धाभ्यास है। ये कहाँ चल रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी है युद्धाभ्यास। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप पिक्चर यहाँ पे, तो नौसेना का अभ्यास है ये एम्फेक्स 21, आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी है। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि अभी हमारा जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, उसी प्रकार से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर चल रहा है एम्फेक्स 21। ये बात की जा रही है कि 26 जनवरी को जो परेड होगी भारत के अंदर, वहां पर पहली बार बांग्लादेश की सेना भी शामिल होगी इस परेड के अंदर। वो भी अपना मतलब प्रदर्शन करेगी यहाँ पर। इस प्रकार से पहली बार किया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा ये। अच्छा, 2016 के वर्ष में फ्रांस की सेना भी इसी प्रकार से शामिल हुई थी। जब भारतीय सेना की आपने देखा होगा कई सारी सेनाओं की यहाँ पर परेड होती है, तो उसमें शामिल हुआ था 2016 फ्रांस की सेना शामिल हुई थी 2016 में, और 2021 में बांग्लादेश की सेना इसमें शामिल की जा रही है। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ को देखते हुए इस प्रकार का प्रोविज़न किया गया है ये इस बार 2021 में। ये बात की जा रही है राजस्थान किसान जैविक ऐप, नाम याद रखिएगा, किसान संबंधी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या नाम है? राज किसान जैविक ऐप पर होगी कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री। तो ये जो कृषि उत्पाद हैं, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, प्रोड्यूस हैं, उनकी सेल और परचेज यहाँ पर होगी। कौन सी ऐप है? राज किसान जैविक ऐप। तो ये फार्मर्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस प्रकार का ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। तो ये एक बेहद ही खास बात हो जाती है इस प्रकार से ये ऐप डेवलप किया जाना, और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ऐप। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।